नमस्कार। मेरा नाम अमर हबीब है। मैं महाराष्ट्र के अंबाजोगाई का रहने वाला हूँ। वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ। ये जगह बीड ज़िले में आती है और मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर अंतर पर है। ये छोटा सा तालुका की जगह है जहाँ से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा विषय है किसान विरोधी कानून। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून समझने के लिए कुछ चीज़ें उससे पहले समझ लेनी होंगी, ताकि बाद में जब कानून की बात आएगी तो वो समझना आसान हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि हमने अपने दिल से सोचना चाहिए कि हम किसके पक्ष में हैं। हम उसके पक्ष में हैं जो बलि ले रहा है, या उसके पक्ष में है जिसका बलि जा रहा है। आमतौर से देखा ये जाता है कि किसी महिला पे अगर बलात्कार होता है तो लोग उसे ही दोष देते हैं और कहते हैं कि भाई वो औरत ही ऐसी है, या वो उस समय वहाँ गई क्यों थी, उसको ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। इस तरीके के कई बातें उपस्थित की जाती हैं। इसमें हम लोगों को सोचना चाहिए कि जिसका बलि गया हुआ है, हम उसके तरफदार हैं, उसके समर्थक हैं, और जिसने बलि लिया है उसके हम विरोध में हैं। आप शायद जानते होंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले आने से पहले सब लोग शूद्रों को दोष दिया करते थे। वो अछूत हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में पाप किया है, फला है, ये है, कई बातें बताई जाती थी। लेकिन महात्मा फुले आए और उन्होंने ऊपर की तरफ उंगली उठाई और कहा कि तुम्हारे कारण ये शूद्रों की परिस्थिति बनी है, वो शूद्र दोषी नहीं है, तुम दोषी हो। उसी तरीके से महात्मा गांधी आने से पहले भारत में यही कहा जाता था कि भारत में धर्म भेद है, जाति भेद है, अशिक्षा है, बीमारियां हैं, फला हैं, ये आपस में लड़ते हैं। महात्मा गांधी आए और उन्होंने फिर ऊपर उंगली उठाकर कहा कि ये साम्राज्यवाद, अंग्रेजी सरकार, ये इसका जिम्मेदार है, और आप हमारे छाती से उड़ जाइए, हम हमारा देख लेंगे। आज हम महात्मा फुले का भी नाम लेते हैं, हम गांधी का भी नाम लेते हैं, लेकिन उस दिशा में विचार नहीं करते। आज जब बात आती है तब हम क्या करते हैं, तो हम दोष देते हैं उस व्यक्ति को जिसका बलि गया। यानी मैं साफ तरह से कहना चाहूँगा कि आमतौर से किसानों को दोष दिया जाता है उनकी परिस्थिति की विकट अवस्था का। वास्तविकता ये है कि सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि वो उनके पैरों में, हाथों में जो बेड़ियां बांधी है उससे उनको मुक्त करे, और वो मुक्त होने के बाद देखा जाएगा क्या होगा। देखिए कि ये बात जो अगर आपके पल्ले पड़ जाती है कि हम जिसका बलि गया उसको दोष नहीं देंगे, हम उसके तरफदार रहेंगे, उसके समर्थक रहेंगे, उसके पीछे बल लगाएंगे और हिम्मत रखेंगे उंगली उठा के बोलने की कि ये सरकार का पाप है, ये सरकार के कारण ये अवस्था आई है, ये हमको साफ तरीके से सोच लेना चाहिए। ये अगर आपकी धारणा बन जाती है तो आपको किसान विरोधी कानून समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी और एक बात है जो इससे पहले समझ लेनी चाहिए कि किसानों की आत्महत्याएं जो हो रही हैं, आपको आश्चर्य होगा कि आंकड़ा इतना बड़ा है कि उसकी तुलना नहीं हो सकती। 4-4.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। और अब कोरोना की बात चलती है और कोरोना की मौत के आंकड़े हर रोज अखबारों में और मीडिया में आ रहे हैं।
उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर स्थिति किसानों की है। और किसान जो है इतनी विकट अवस्था में जी रहा है कि उसके नाम पे ऊपर बहुत सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा, उसको उसमें से मुक्ति नहीं मिल रही है। देखिए, आजादी से पहले से भी किसानों की समस्याओं को लेकर लोग लड़ते रहे। वो किसानों की समस्या का असंतोष जो है वो सब तरफ रहा है। वो उत्तर भारत में भी रहा, महाराष्ट्र में भी रहा, दक्षिण में भी रहा। ये सारे आंदोलन आज़ादी से पहले शुरू हुए, आज़ादी के बाद भी लड़ते रहे। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है, हम देख रहे थे, मैं किसान आंदोलन में भी रहा। किसान आंदोलन जब शरद जोशी चला रहे थे तो उससे तो लोगों ने कन्नी काट रखी थी। उस समय किसानों के पक्ष में वो लोग खड़े नहीं हुए, किसान खड़े हुए। लेकिन आज जो जोर जोर से गला निकाल कर किसानों के बारे में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो लोग उस दिन कहाँ थे? तो उस दिन वो शरद जोशी के समर्थन में नहीं आए, लेकिन आज आ रहे हैं। आज क्या कह रहे हैं? किसानों की तरफ की मांग, किसान आंदोलन की मांग और किसान पुत्र आंदोलन की मांग में मूलतः फर्क है, ये समझ लेना चाहिए। वो क्या फर्क है? फर्क ये है कि आमतौर से सब लोग ये मान के चलते हैं कि सरकार माँ बाप है, सरकार जो है वो हम लोगों का कल्याण करने की एक व्यवस्था है, ऐसी माना जाता रहा। हालांकि सरकार का जन्म का इतिहास ही ये बताता है कि वो लूटने वाली व्यवस्था है, वो कोर्सिव फोर्स है, वो मजबूर करने वाली व्यवस्था है, वो कल्याण की व्यवस्था नहीं हो सकती। कल्याण एक आधा कोई आएगा अच्छा राजा, वो कुछ करके चला जाएगा, ये अलग बात अलग है। लेकिन पूरा फेनोमेना अगर हम देखते हैं तो सत्ता का चरित्र ये लूटने वालों का चरित्र रहा है, वो कल्याण करने वालों का नहीं रहा। इसलिए ये गलत फहमी है कि सरकार हमारी माँ बाप है और सरकार से हमको कुछ मिलेगा या वही लाभ करके देगी, ये नहीं। देखिए कि ये अवधारणा भी हम लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से बलि जाने वाले के साथ रहने का, उसका समर्थन करने का, ये बात साफ होनी चाहिए, उतनी ही साफ सरकार ये कल्याण की व्यवस्था नहीं हो सकती, ये बात को भी हम लोगों ने समझ लेना चाहिए। अगर आपके मन में जरा भी है कि सरकार कल्याण कर सकती है तो समझ लीजिए कि आप फंसे हुए हैं। आप किसानों का सही मानों में मुक्ति नहीं दिला सकते हैं। सरकार ये व्यवस्था राक्षसी है और इसमें से बाहर निकलने के बगैर ही, इसके में से बाहर का निकलना ही मुक्ति है। वहीं किसानों की समस्याओं का हल है। किसानों की स्वतंत्रता का माहौल जो है वो सरकार के नियंत्रण में से दूर होने के बाद ही उसको मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। ये दो अवधारणाएं अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आगे की बात हो सकती है। मैं आपको बता रहा था कि किसानों की आत्महत्याएं बहुत बड़े पैमाने पे हुई और क्या कहा जाता है इसके बारे में? इसके बारे में कई कारणों की चर्चा होती है, हालांकि आप थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन पहला कारण तो ये बताया जाता है कि किसान व्यसनाधीन होते हैं, उनको लत लगी हुई होती है, शराब पीते हैं और इस कारण आत्महत्या करते हैं। ये बात तो अपने आप में गलत साबित होती है। उसकी वजह यह है कि शराब पीने वालों की संख्या किस क्षेत्र में ज़्यादा है वहाँ देख लिए, वहाँ पर क्या स्थिति है। किसानों के क्षेत्र में तो बहुत कम शराब है, लेकिन जो भिन्न क्षेत्र हैं, मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्षेत्र इंगित करना चाहता हूँ। फिल्म की दुनिया है, वहाँ पर शराब पी जाती है, वहाँ आत्महत्याएं रोज तो नहीं होती, इतने बड़े पैमाने पे नहीं होती, एक का दुक्का कोई कर लेता है, उसका एक अलग बात है। और वो सरकार के कारण नहीं होती, वो उसके व्यक्तिगत जो कुछ कारण बने हुए होंगे उस कारणों से होती है। दूसरा है राजनीति में, राजनीति का चरित्र देख लीजिए
किस तरीके का है, वहाँ पर कोई शराब कम नहीं पी जाती। हम तो ये इंतज़ार करते हैं कि शराब पीने के कारण किसी नेताजी ने आत्महत्या कर ली, ये ऐसी खबर सुनने का मौका हमको मिले, लेकिन वो मौका कहीं मिलता नहीं है। शराब ज़्यादा पीते हैं इसलिए आत्महत्या करते हैं, ये अपप्रचार है। फिर वहीं आऊँगा मैं कि आपकी दृष्टि क्या है। आपकी दृष्टि ये है कि आप उसको दोष दे रहे हैं जिसका बलि गया है। आप सरकार को दोष देने की हिम्मत नहीं करते, उसकी तरफ उंगली नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि दोष अगर हमने किसानों पे मढ़ दिया तो सरकार से हमको कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इसलिए सब लोग, बहुत सारे लोग किसानों को आत्महत्या के बारे में भी दोष देते हैं। दूसरा कारण जो बताया जाता है वो है, बहुत बुरी तरीके से बताया गया कि उनके कुछ अनैतिक संबंध होते हैं और इसके कारण एक कृषि मंत्री ने, केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने ये बयान दिया था कि उनके अफेयर्स होते हैं और इस कारण वो आत्महत्या करते हैं। इतनी बेहूदी बात दूसरी कोई हो नहीं सकती। तुमको बताता हूँ, महाराष्ट्र में तो हम देखते हैं कि ये महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का बहुत बड़ा असर है और उस कारण जो नैतिकता की बात कर रहे हैं वो देखे ना ज़रा इंडिया में क्या है। इंडिया और भारत का अगर तुलना करेंगे तो इंडिया की नैतिकता की बातें वहाँ नहीं होती, आत्महत्याएं वहाँ अफेयर्स होते हैं। आप मालिकाएं देखिए, एक स्त्री के 3-3 पुरुषों से संबंध है, या एक पुरुष के 3-3 स्त्रियों से संबंध है, तो भी वहाँ तो कोई आत्महत्या नहीं होती। आत्महत्या का दोष देते हैं किसानों को, क्योंकि मानसिकता ये है जिसका बलि गया उसको दोष दो, और ये मानसिकता को हमको बदलने की ज़रूरत है। किसान की आत्महत्या का तीसरा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और जिसकी चर्चा मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ, सबसे बड़ा बात जो कही गई वो है उदारीकरण के कारण किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं। एक क्या कहेंगे, लेफ्ट के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने कहा कि 2005 से आत्महत्याएं हो रही हैं, और उन्हीं के समर्थक एक किसान नेता ने कहा कि 2003 से हो रही हैं। कब से हो रही है ये आत्महत्या? देखिए, ये मैं विट्ठल राम जी शिंदे के बारे में पढ़ रहा था। विट्ठल राम जी शिंदे ये कोल्हापुर में बहुत बड़े समाज सुधारक होके गए, आज़ादी के ज़माने में गांधी के चाहते थे। तो उनके एक भाषण में जिक्र आया है कि कर्नाटक में एक पूरे परिवार ने आत्महत्या की अंग्रेजों के ज़माने में। उसके बाद भी आत्महत्याएं होती रहीं, लगातार होती रहीं, लेकिन उसकी किसी ने यानी उसको नोंद नहीं की, उसको किसी ने दर्ज नहीं किया। इस कारण ये लगता नहीं है कि उस वक्त आत्महत्याएं हुई होंगी। एक्चुअली हम लोग हर 19 मार्च को उपवास करते हैं। किस लिए करते हैं? तो चिलगव्हाण के एक किसान साहेबराव करपे, उन्होंने उस दिन अपने पूरे परिवार के साथ, पति पत्नी और 4 बच्चे, ये 6 लाशें एक दिन में, एक रात में उन लोगों ने खुद का पूरा आयुष्य खत्म किया, और एक चिट्ठी भी लिखी और जिसमें ये कहा गया कि किसानों की परिस्थिति बहुत विकट है और इसके तरफ ध्यान देना जरूरी है, वगैरह वगैरह। यानी वो आत्महत्या ऑन रिकॉर्ड है कि वो फार्मर सुसाइड है। शेतकरी की आत्महत्या है, किसान की आत्महत्या है। इस हुई कब? वो हुई 19 मार्च 1986 को, जब उदारीकरण का नाम भी नहीं आता था, लिबरलाइजेशन का कोई चर्चा नहीं था। उस जमाने में जो आत्महत्या हुई वो पूरे परिवार की। मैं चाहूंगा हमारे मित्रों से भी कि आप भी देखिए, जरा गौर से देखिए कि 80 के दशक में बहुत सारी आत्महत्याएं हुई, 70 के दशक में आत्महत्याएं हुई। ये क्यों कहा जा रहा है कि 2005 और 2003 में आत्महत्याएं हुई? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उदारीकरण ये 2090-95 की बात है, तो वहां से आत्महत्याएं शुरू हुई। इस तरीके का साबित करने की वो कोशिश हो रही है। एक्चुअली तब से आत्महत्याएं नहीं हो रही हैं, वो जमाने से चलती आ रही है हत्या। 90 के बाद कुछ लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने 2 हुक्म दिए।
एक हुक्म तो ये कहा कि ये फार्मर सुसाइड के बारे में आप स्टडी कीजिए, और टाटा इंस्टीट्यूट को ये जिम्मेदारी दी कि आप इसका पूरा रिपोर्ट बनाइए। और दूसरा हुक्म ये दिया कि किसानों की आत्महत्याओं की अलग से रिकॉर्ड रखिए। क्राइम ब्यूरो है केंद्र सरकार का, वो कल तक यानी 2016 तक वो अलग से उसका रिकॉर्ड करता था। वो रिकॉर्ड जो है वो 90 के बाद शुरू हुआ। इसलिए बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है कि किसानों की आत्महत्याएं 90 के बाद शुरू हुई, उदारीकरण के कारण हुई। अरे भाई, उदारीकरण की क्या बात कर रहे हो? उदारीकरण तो आया ही नहीं एग्रीकल्चर में, खेती में उदारीकरण आया ही नहीं, तो आप किस उदारीकरण की बात कर रहे हो? हाँ, उदारीकरण आया इंडिया में, वो भी थोड़ा आया लेकिन आया, जिसके कारण कुछ रोजगार भी बढ़े शहरों में। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि गांव के ऊपर उसका असर पड़ा, और उसके कारण जो स्ट्रेन बढ़ा, उसके कारण संख्याएं बढ़ गई। संख्या बढ़ने का कारण जो है वो उदारीकरण, पार्शल उदारीकरण उसका कारण है। उदारीकरण कारण नहीं है, पार्शल उदारीकरण कारण है। अब आप ये पूछोगे मुझे कि भाई उदारीकरण तो भारत में आया और आप बता रहे हैं कि गांव में नहीं आया, तो इसका क्या सबूत है आपके पास? है उसका सबूत। उसका सबूत ये 3 कानून है। पहले तो ये समझ लीजिए कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकार ने सरकार के नियंत्रण कम से कम करते जाना। समझ लीजिए, सरकारी नियंत्रण कम से कम करते हुए जाना, इसका मतलब उदारीकरण है। यह सरकारी नियंत्रण कम होना, गांव में मुझे एक जगह बताइए कि यहां कम हुआ है, या फिर मैं बताता हूं आपको कि कहां नहीं हुआ है। कहां नहीं हुआ है, इसका जवाब है 3 कानून। एक कानून है लैंड सीलिंग एक्ट, यानी खेत जमीन का कमाल मर्यादा निश्चित करने वाला कानून। दूसरा है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, यानी कि आवश्यक वस्तुओं का कानून। और तीसरा जो है वो है जमीन अधिग्रहण कानून। ये तीनों कानूनों में सरकार का हस्तक्षेप है। सीलिंग के कानून में आपने ये मर्यादा कर दी, कानून से सरकार ने की कि भाई आप इतने जमीन के क्षेत्र के ही मालिक रह सकते हो, इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते। अगर ज्यादा जमीन होगी तो वो हम कब्जा लेंगे और हम उसका क्या करना है करेंगे। सरकार का नियंत्रण, कितना कठिन नियंत्रण है ये कि उन्होंने उत्पादक से कह दिया कि तुम उतनी ही जमीन रखोगे जितनी हम कहेंगे, और उन्होंने मर्यादा भी डाल दी। आवश्यक वस्तु कानून में क्या है? आवश्यक वस्तु कानून, ये ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं, इतना भयानक कानून है। मैं उसका विस्तार से विश्लेषण करूंगा, लेकिन यहां यह बताऊंगा कि उसका हस्तक्षेप कैसा है। जब कीमतें बढ़ने लगती हैं, सरकार उसमें दखल अंदाजी करता है। दखल अंदाजी करता है क्या? स्टॉक पे लिमिट, वो कीमतों पे लिमिट। कीमत भी सरकार तय कर सकती है। वो कानून का उसका नियम 3 नंबर देख लीजिए आपने, उसमें सारे निर्बंध जो है वो सरकार के नियंत्रण के हैं। आप कैसा कह रहे हैं? जमीन अधिग्रहण के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि सरकार चाहेगी उसकी जमीन कभी भी ले लेगी। मैं अब ये थोड़े विस्तार से इन कानूनों के बारे में बताऊंगा। देखिए, लैंड सीलिंग एक्ट जो है, एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, इसमें पहली गलतफहमी होती है कि ये लैंड सीलिंग का मतलब ये कि सबके ऊपर प्रतिबंध है। नो, सबके ऊपर नहीं है, ये मात्र खेती की जमीन के ऊपर है। कारखानदार को कोई भी रोक नहीं है। कारखानदार नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के कारण बिल्डर्स या शिक्षण संस्थाएं या ट्रस्ट जो नॉन एग्रीकल्चर जिनका उद्देश्य है, ऐसे सारी संस्थाओं के लिए सीलिंग नहीं है। ये जो लोग समझ रहे हैं कि सीलिंग हट जाएगा तो बड़ी आफत आ जाएगी और अंबानी अदानी वो अभी
आ जाएंगे और हमारी ज़मीनें ले लेंगे। वो क्या एड़े हैं? उन्होंने तो पहले ही ले ली, और पहले ली इतना ही नहीं है, सरकार ने उनको दी। आपको मालूम है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था, उस वक्त जमीनें एक्वायर की हजारों एकड़, और किसको दी? अंबानी जी है और कोई बड़े बड़े कारखानदार, उनको दी। यानी हमारे पास तो, हम तो सिर्फ सीलिंग उठाने की बात कर रहे हैं, हम जमीन बेचने की भी बात नहीं कर रहे हैं। जमीन बेचना नहीं बेचना ये किसान का इख्तियार होना चाहिए, वो तय करेगा। लेकिन आज तुम्हारी इच्छा हो कि न हो, तुम्हारी जमीनें निकाल कर कारखानदारों को देने की व्यवस्था है। आपको पता है कितनी जमीनें हैं इन लोगों के पास? सुब्रतो राय जो सहारा वाले हैं, उनकी एक प्रेस में मुलाकात आई थी, तो उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि भाई आप लोगों के चिटफंड वाले पैसे कैसे वापस करोगे? तो उन्होंने बताया कि मैं सबका पाई ना पाई दूंगा। तो पूछा कि कैसे दोगे? तो उन्होंने बताया मेरे पास 25,000 एकड़ जमीन है। सुब्रतो राय ने प्रेस में कही हुई बात है, 25,000 एकड़। उस माने से तो सुब्रतो राय छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट है। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास कितनी जमीनें होंगी? हजारों एकड़। उनको कोई सीलिंग नहीं है। ये समझ लीजिए कि सीलिंग जो है वो एग्रीकल्चर लैंड पे है। ये हालांकि स्टेट का कानून है, राज्य सरकार उस कानून को बनाती है या बदलती है, तोड़ती है, जो भी है, तो राज्य सरकार का इख्तियार है। लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी है, ये कानून बनाया केंद्र सरकार ने और दिया राज्य सरकारों को, और उनकी मान्यताएं ली। हमारे देश में ये सब चलता रहता है। एक जमाना था, नेहरू कहते थे और नीचे राज्य सरकारें सुनती थी। आज मोदी जी कहते, नीचे राज्य सरकारें सुनती हैं। तो केंद्र का ये कानून केंद्र की तरफ से आया था, कई राज्यों ने उसको स्वीकारा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सारे राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में, खाली ये जो हिली स्टेट्स हैं वहाँ पर वो नहीं है, लेकिन आमतौर से सब तरफ ये कानून लागू हुआ। इस कानून का हमारे महाराष्ट्र में तो 54 एकड़, मेरे ख्याल से आमतौर से सारे राज्यों में यही स्वीकारा गया कि एक फसल लेने वाली जो ड्राई लैंड है, यानी सूखी ज़मीन है जहाँ पर इरिगेशन नहीं है, नॉन इरिगेटेड लैंड के लिए 54 एकड़, और जो इरिगेटेड है यानी जहाँ पर एक से ज़्यादा फसल ली जा सकती, वहाँ पर 18 एकड़ की मर्यादा उन्होंने तय की। ये कब तय किया? 60 के ज़माने में। अच्छा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होने में महाराष्ट्र जैसे स्टेट में थोड़ी सी देर लगाई गई, लेकिन दूसरे राज्यों में फौरन किया गया। वहाँ उस ज़माने में 54 एकड़ जिसके पास थी, या 18 एकड़ जिसके पास थी, उसको बच्चे हुए 4 बच्चे। तो 4 बच्चे होने के बाद वो उसमें बंटवारा हुआ। और आज क्या स्थिति है? 3, 4, 5 जनरेशन्स गए, वो 4-5 जनरेशन्स में जमीन के इतने छोटे टुकड़े हो गए कि आज भारत में 85% किसान ये 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की जमीन रखते हैं। 1 हेक्टेयर से कम यानी 2-2.25 एकड़ जमीन ही वो उनके मालकी की है। 1 एकड़ और 1.5 एकड़ 2 एकड़ में, और जहाँ इरिगेटेड एरिया है वहाँ तो बहुत टुकड़े हुए हैं। हमारे महाराष्ट्र में कोल्हापुर ज़िले में जाकर देखिए, वहाँ पर का होल्डिंग जो है वो कुछ गुंठों में, गुंठा मतलब 33 बाय 33 का जो क्षेत्र होता है, उतने क्षेत्र के वो हिस्से वहाँ पर हो रहे हैं। इतने कम होल्डिंग में जो खेती होगी, वो खेती पूरे देश को कैसा बलवान करेगी? हम इंटरनेशनल कंपटीशन में कैसा आएंगे? हम तरक्की कैसा करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यहाँ है। सवाल यह है कि हमारी खेती के टुकड़े टुकड़े हो गए, और टुकड़े टुकड़े होने का मुख्य कारण जो बना, और भी कारण है, मुख्य कारण है जो सीलिंग का कानून।
सीलिंग का कानून अगर नहीं होता तो शायद इतने छोटे टुकड़े जमीन के नहीं होते। मैं तो ये कहूँगा कि अगर सीलिंग का कानून नहीं होता तो खेती में कंपनियां तैयार की जाती और खेतियों में अलग चरित्र खेती का हमारे देश में बन सकता था, जो कि सीलिंग के कारण नहीं बन सका। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग ये कहते हैं कि लोक संख्या बढ़ गई इसलिए जमीन के टुकड़े हुए। नो, लोक संख्या तो इंडिया में भी बढ़ी भाई, इंडिया में नहीं बढ़ी है, वहां भी बढ़ी है, भारत में भी बढ़ी है। वहां क्या होता है, वहां समझ लीजिए एक दो भाई हैं और एक दुकान है, और उनमें अगर बंटवारा करने का समय आता है तो एक भाई ये कहता है कि देख तुझे मैं ये 10 लाख रुपए देता हूं, तो अलग से दूसरा धंधा शुरू कर, ये दुकान मैं चलाऊंगा। दुकान के टुकड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि 10 लाख देने की उनकी आयपत होती है। खेती में टुकड़े इसलिए होते हैं कि ये भी भाई अभावग्रस्त, वो भी भाई अभावग्रस्त, कोई देने की क्षमता नहीं रखता, इसलिए उनको जमीन के टुकड़े करने पड़ते हैं। सीलिंग कानून ने सबसे बड़ा नुकसान जो किया वो हमारे खेती का चरित्र जो है वो बिगाड़ के रखा। दुनिया भर में ऐसा दिखाई देता है कि खेती की कंपनियां हैं, फार्मर्स कंपनीज, और वो कंपनियां जो है होने के कारण वहां जमीनों के टुकड़े नहीं होते, वहां शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। ओनरशिप ट्रांसफर करनी है अपनी तो वहां पर शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। भारत में लेकिन जमीन के टुकड़े ही एक दूसरे को बंटवारा में इस्तेमाल किए जाते हैं। खेती में भारत में अगर कंपनीज तैयार होती तो मुझे लगता है कि आज हम दुनिया के लीडर रहते एग्रीकल्चर में, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे देश में सूर्य प्रकाश है, जमीनों की विविधता है, हमारे खेत में हमारे देश में पानी है, कई सुविधाएं हैं, और ये सारी सुविधाएं मनुष्यबल है। ये सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करके हम दुनिया के कंपटीशन में सबसे आगे रह सकते थे, लेकिन सीलिंग कानून के कारण खेती में कंपनियां तैयार नहीं हुई और जमीनों का जो कंसोलिडेशन होना चाहिए था वो कंसोलिडेशन नहीं हुआ, बल्कि उसका विखंडन हुआ, टुकड़े हुए, बंटवारे हुए। तो ये ठीक से समझ लीजिए कि सीलिंग ने हमारे सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं किया, हमारे देश का नुकसान किया है। ये कानून बना और उसके बाद जिन भूमिहीनों को जमीन के टुकड़े बांटे गए, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो सरप्लस लैंड निकली, बताया जाता है कि महाराष्ट्र में 4 लाख 10 लाख, हर राज्य में कुछ आंकड़ा है, तो उतनी ज़मीनें निकली, तो वो बांटी किनको गए? जिनके पास ज़मीन नहीं है। हाँ, उनको क्या कहा गया? भूमिहीन। ये शब्दों की चालाकी तो बहुत बढ़िया हमारे खेल करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। कारखानाहीन नहीं कहा गया किसी कामगार को, किसी लेबर को कारखानाहीन नहीं कहा गया, लेकिन भूमिहीन कहा गया, क्योंकि दोनों में संघर्ष करना चाहते थे वो लोग। एनीवे, तो मैं बता रहा था कि जिनको ये जमीनें दी गई उनकी क्या स्थिति रही, उनको लाभ हुआ उसका? देखा ये जा रहा है। ये एक मजे की बात यह है कि जहां सरकार अड़चन में आ सकती है, दिक्कत में आ सकती है सरकार, वहां कोई अभ्यास नहीं होता। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारत में किस स्टेट में ऐसा स्टडी हुआ है कि जिनको जमीनें दी गई वो लोग कहाँ हैं, उनके जनरेशन्स कहाँ हैं, उनका जो विकास हुआ वो विकास हुआ या नहीं हुआ, या खेती में कितने लोग बचे हुए हैं जिनको जमीनें बांटे गई थी, इसका कोई अभ्यास नहीं है, करते ही नहीं। क्यों? तो इसमें दिक्कत आने वाली है। मेरा नजर ऑब्जर्वेशन यह है कि बहुत सारे लोगों ने जमीन बेच बाच कर वो बंबई गए, पूना गए, या और कहीं कलकत्ता या कहीं भी गए, और वहाँ उन्होंने शहरों में रोजगार किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उनके बच्चे विदेश में हैं। जिन लोगों ने वो खेती संभाली, खेती करते रहे, उनकी परिस्थिति आज सबसे ज़्यादा विकट है। आत्महत्या करने वाले लोगों में उनका संख्या आंखों में भरे इतनी ज़्यादा है।
इतनी ज्यादा है। वो लोगों ने आत्महत्या की, क्योंकि 2 एकड़ के उस जमाने में जो 4 एकड़ उनको मिले होंगे, आज बच्चों के पास कितने रहे होंगे और उसमें उनका गुजारा कैसे होगा। जो खेती में फंसे रहे उन लोगों को आत्महत्या की नौबत आई, लेकिन जिन्होंने जमीनें बेच बाच दी, मजा है। देखिए, जो सीलिंग में जमीन मिली ना, तो वो क्लियर ओनरशिप नहीं मिलती, उसको 2 नंबर की ओनरशिप है। उसको मराठी में वहीवाटदार कहा जाता है, कसने वाला। यह वो ओनर नहीं है, वो कसने वाला होता है। तो कसने वाले को अपनी जमीन बेचने का इख्तियार नहीं है, लेकिन सरकारी बाबूजी जो लोग रहते हैं ना, वो उसमें रास्ता निकाल लेते हैं। उन्होंने रास्ता निकाला कि कहा कि कलेक्टर की परमिशन से आप ये जमीन बेच सकते हैं। अब कलेक्टर की परमिशन लेना क्या मुश्किल बात है हमारे देश में? पैसे खिलाओ, काम हो जाएगा। और ऐसी तरीके से ये जमीनें बिक गई, और वो बेचारे जो लोग शहरों में जाके बसे और उन्होंने दूसरा रोजगार किया, वो बच गए, लेकिन जो खेती में फंसे रहे उनकी स्थिति बहुत बिकट हुई। मुद्दा ये मैं बताना चाह रहा था कि सीलिंग से न केवल फार्मर्स का नुकसान हुआ है, बल्कि जिनको वो लैंड मिला उनको भी नुकसान हुआ है। ये बात अगर समझ में आ जाए आपके, तो हम आगे चलते हैं। ये कानून कालबाह्य हो गया है, आज इसका कोई औचित्य नहीं है। किसी के पास 2000 और 5000 एकड़ जमीन नहीं है, वो जमीन का दौर खत्म हो गया। तो आज ये कानून किसके लिए है? क्यों रखा है ये कानून? जबकि हो गया ना काम खत्म, तो आज तो उठा दीजिए। आज इसका कोई औचित्य नहीं रहा। मैं आपको बता दूं कि आजादी से पहले, अंग्रेज आने के बाद साहूकारी शुरू हुई। साहूकारी में अंग्रेजों ने एक बड़ा बदल ये किया, अंग्रेजों से पहले जो है लगान ये वस्तु रूप में लिया जा सकता था, अनाज लिया जाता था, लेकिन अंग्रेज आने के बाद वो पद्धत बदल दी गई और उन्होंने करेंसी लेना शुरू किया। और जिनके पास करेंसी थी वो थे साहूकार। साहूकारों ने करेंसी देने के मुआवजे में लोगों की जमीनें लिख के ली और कब्जा किया। भिल्ल्या, तंटा भिल्ले जो है, तंटा की कहानी आप जरूर पढ़िए। तंटा एक ऐसे ही किसान का बेटा था, नौजवान, कि जिसके बाप ने कुछ कर्जा लिया था और वो साहूकार ने उसकी जमीन ले ली, और उसके वही साहूकार के पास वही जमीन के ऊपर वो बाउंडेड लेबर के रूप में काम करने लगा। ये बात देखने के बाद तंटा अस्वस्थ हुआ और उसने बहुत बड़ा आंदोलन किया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद इस तरीके से, गलत तरीके से जो लोगों ने ज़मीनें कब्जाई थी, वो ज़मीनें वापस देनी चाहिए थी मूल मालक को। इसके बारे में मेरी कोई दो राय नहीं है। मेरी राय ये है साफ कि उनकी ज़मीनें, जिनकी कब्जाई हुई ज़मीनें, वापस कर देनी चाहिए थी। इस तरीके से ज़मींदारी कहिए, साहूकारी कहिए, वो मसला हल हो सकता था। 10 साल का एक क्या कहेंगे उसको, जुडिशियल पावर का एक आयोग बनाकर बिठाया जा सकता था और उससे ये मसले हल हो जा सकते थे। उसके लिए सीलिंग की ज़रूरत नहीं थी। सीलिंग लाया किस लिए? बड़ी ज़मींदारी ख़त्म करने के लिए। और हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं। उल्टा जिनकी ज़मीनें छोटी छोटी थी वो बेचारे वो हो गए, तबाह हो गए। मैंने इसमें मिसाल ये दिया है कि जंगल में आप आए शिकार करने के लिए, वो साहूकार, वो ज़मींदार, उनको टारगेट करने के लिए, वो तो टारगेट नहीं हुए और आपने पूरा जंगल ही जला दिया। उसमें छोटे छोटे जो खरगोश थे, जो हरन थे, वो बेचारे मारे गए, बिला वजह के मारे गए। जिसकी शिकार करने को आए थे वो तो कुछ आपके हाथ लगा नहीं, आपने पूरा जंगल ही जला दिया। हमारे देश में ये हुआ है। ये किसान विरोधी कानून जो बता रहा हूं मैं, लैंड सीलिंग एक्ट, ये उसी तरीके का है कि जिसने जंगल में शिकार के लिए पूरा जंगल को ही तबाह कर दिया। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ये हमारे मित्र हैं मकरंद डोईजड़, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है और बहुत अध्ययन किया इस मामले में। इसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन बताया है। वो बताया यह है कि
एक कोई किसान है, उसके पास 54 एकड़ सूखी ज़मीन है और उसने बड़ी मेहनत की और अपनी ज़मीन सिंचित कर दी, इरिगेटेड कर दी, तो क्या होगा? तो आपके कानून के मुताबिक तो सिंचित ज़मीन सिर्फ 18 एकड़ रखी जा सकती है, तो चलो निकालो आपके 36 एकड़। इतना विसंगत, इतना हास्यास्पद कानून दुनिया में कहीं नहीं है। ये कानून हमारे देश में लागू है और कितने सालों से, 1960 से आज तक ये कानून जैसा का वैसा है, और ये समस्या है। और दूसरी समस्या जिसका मैंने शुरू में कहा, आवश्यक वस्तु कानून। आवश्यक वस्तु कानून जैसा कानून दुनिया में कहीं नहीं है। यह कानून का इतिहास ये है कि दूसरा महायुद्ध 1945 में हुआ, उसके बाद अंग्रेज उसमें थे, तो अपनी फौज को अन्न की कमतरता न हो इसलिए 1946 में उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला। देखिए, अंग्रेजों ने कानून नहीं बनाया, अंग्रेजों ने मात्र ऑर्डिनेंस निकाला, एक हुक्मनामा निकाला, और 47 में वो चले गए अंग्रेज भारत को छोड़ के। उस समय अन्न मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवाई, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस लेकर नेहरू जी से मुलाकात की। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो उनसे कहा कि अब तो अंग्रेज चले गए, ये ऑर्डिनेंस हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो नेहरू ने कहा चुप, कुछ गड़बड़ नहीं करने का, रहने दो उसको वैसी। वो आदमी बार बार कह रहा था कि अब क्या औचित्य है इसका, हमको कोई जंग को जाना नहीं है, लड़ना नहीं है, ये कानून अगर उड़ जाता है तो हमारी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी, ये उसका आर्गुमेंट था। लेकिन नेहरू माने नहीं, और वो 1954 में रफ़ी अहमद किदवाई का देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद जो है नेहरू जी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ये देखिए, ये कदम कितना भयंकर कदम था। उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान में 3 लिस्ट है, वो 3 लिस्टों में पहली लिस्ट है केंद्र सरकार के अधिकार और किस क्षेत्र में वो कानून बना सकते हैं, एक राज्य सरकार की और दूसरी दोनों मिला के। तो दोनों मिला के जो लिस्ट थी उसमें का एक एटम पूरा का पूरा हटा दिया और उस जगह पे कुछ खेती माल के नाम लिख दिए। ये प्रवेश है कि एग्रीकल्चर तो तुम्हारे हाथ में नहीं आया, तो माल, खेती का माल हमारे हाथ में आ जाना चाहिए। ये केंद्र सरकार की मंशा वो वहां रिफ्लेक्ट होती है। केंद्र सरकार ने वो कानून करते के साथ ही 3 ही महीने में, ओनली 3 मंथ्स, मेरे को तो लगता है कि वो अमेंडमेंट की और उसके तुरंत नेक्स्ट सेशन में उन्होंने कानून पास कर दिया। ये जो ऑर्डिनेंस था उसका कानून में रूपांतर हो गया। 1955 में यह कानून आ गया। अच्छा, ये कानून में आप लोगों में से जो जानकार लोग हैं वो उनको मालूम होगा कि कोई सा भी अगर कानून बनता है तो उसकी प्रस्तावना में वो कानून में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं उसका क्या मतलब होता है वो लिखना चाहिए। तब ये कानून का तो नाम ही इसेंशियल कमोडिटी। तो इसेंशियल कमोडिटी का है, व्हाट इज दिस इसेंशियल कमोडिटी? तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ये इस कानून में लिखा हुआ है, वो सब जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सरकार को जो लगेगी वो आवश्यक वस्तु, उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सरकार की इच्छा, लोकशाही में, लोकतंत्र में हम ये तरीके का कानून बरकरार रहता है, और वो 1955 में कानून बन जाता है, लागू होता है। इस कानून में का सबसे भयानक जो कॉलम है, जो नियम है, वो है 3 नंबर का। उस 3 नंबर में सरकार को यह इख्तियार दिया गया कि वो किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु बना सकती है, और उसके वितरण, उसके उत्पादन, उसके वितरण, उसके स्टोरेज, उसकी कीमत, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों का निर्णय रहेगा, नियंत्रण रहेगा, सरकार का नियंत्रण रहेगा। और इसी कारण सरकार बार बार खेती माल के बाजार में हस्तक्षेप करती आई है और वो कीमतें कम कर रखती है। कीमतें कम रखना ये एक सोची समझी चाल है। ये
बाय चांस हुई बात नहीं है, ये सोची समझी चाल है। इसके बारे में कई विद्वानों ने कहा है कि हमारे देश को इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने के लिए, औद्योगिकरण हमारे देश का विकास करने के लिए कम से कम कीमत में लेबर मिलना चाहिए। और लेबर कब कम से कम मिल सकता है? जब अनाज की कीमतें कम से कम रहेंगी। और सिर्फ अनाज की कीमतें कम से कम रखेंगे तो लोग अनाज का उत्पादन करना बंद कर देंगे। इसलिए सारा खेती माल कम से कम कीमत में रखने की नीति बनाई गई। ये सोची समझी चाल है, ये अनजाने में, अज्ञान में हुई हुई चीज़ें नहीं हैं। यहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के किसान को मारा गया, जानबूझ के मारा गया। ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट बनता है और सारी खेती माल की कीमतें कम से कम हो जाती हैं। अच्छा, ये समझ लीजिए कि ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में मात्र कृषि माल ही है ऐसा नहीं है, 2000 चीज़ें हैं, 2000 से भी ज़्यादा। कौन सी चीज़ें हैं? तो कुछ भी है, सीमेंट है, ईंटें हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, फला है। मैं सोच रहा था कि भाई ये चीज़ें क्यों रखी होंगी, और ये जब मेरे समझ में आया कि ये है हमारा लाइसेंस परमिट कोटा राज की जड़। हम लाइसेंस परमिट कोटा राज के बारे में बोलते रहे, लेकिन ये कानून के बारे में हमने नहीं बोला कभी। लाइसेंस परमिट कोटा राज, ये राज पैदा हुआ है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से। इसमें जो चीज़ें इसेंशियल कमोडिटी जाती, उसके लाइसेंस परमिट कोटा तैयार होता है और इसका अधिकार मिलता है सरकार को। आप देखिए, आपके आसपास देखिए, पेट्रोल पंप किसके हैं भाई? शराब की दुकानें किसकी हैं? और जो भी लाइसेंस की, अरे राशन की दुकानें किसकी हैं? ये सब राजनीतिक यंत्रणाएं हैं। एक सिस्टम है, वो सिस्टम जो बनी है वो इसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर डिपेंड है। इसेंशियल कमोडिटीज अगर खत्म हो जाएगा तो ये सरकार का चरित्र नहीं रहेगा। इसेंशियल कमोडिटीज के कारण नंबर 2 का व्यवहार करने वाले करप्ट लोग, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सारे धंधे कब्जा किए, सरकार का नियंत्रण होने के कार्य में नफा की गारंटी हो गई, बहुत पैसा कमाया, वही राजनेता बन गए और उनके हाथ में हमारा देश चला गया। और ये पूरी करप्ट सिस्टम। अच्छा, ये जो बाबू लोग हैं उनके फायदे की चीज़ है कि परमिशन देने का तो अधिकार उन लोगों को है, तो वो क्या करते हैं? चलो पैसे दो तो तुमको परमिशन मिलेगी, नहीं तो तुम चलो जाओ। फिर से एक दूसरा, उनको बताने क्या लगता है कि ये कागज़ नहीं है, मेडिकल का सर्टिफिकेट कहाँ है बताइए, जाओ फिर से अपने गांव को और वहाँ से लेके आओ मेडिकल सर्टिफिकेट। वो चक्कर मारने में परेशान हो जाता। इसी कारण सारा औद्योगिकरण, आप देख लीजिए कि गांव के आसपास नहीं हुआ औद्योगिकरण। औद्योगिकरण कहाँ हुआ? तो राजधानियों के आसपास। उसका कारण यह है कि वहाँ बाबू लोगों के हाथ पे ऊपर पैसा देना आसान हो जाता, जिन लोगों को, उन लोगों को इंडस्ट्रीज खोलने की परमिशन मिल जाती। ये जैसा मैं बताया आपको कि ये लाइसेंस कोटा परमिट राज की माँ है ये कानून, उसी तरीके से ये इस कानून ने हमारा ग्रामीण औद्योगिकरण का तबाह कर दिया है। खेड़ों पाड़ों में, गाँव में क्यों नहीं हुआ औद्योगिकरण? उसका कारण ये है कि ये बाबू लोगों के हाथों में सब चला गया और हमारा औद्योगिकरण तबाह हो गया। ये भ्रष्टाचार का जनक है ये औद्योगिकरण का संदर्भ आप समझ लीजिए कि एक हमारे लड़के कोरोना के आपत्ति में हमने देखा कि वो गांव से जो शहरों में गए थे वो लोग वापस लौट रहे, लाखों लोग वापस लौटे, करोड़ों लोग रास्ते के ऊपर अपने गांव की तरफ जाने के लिए। ये लोग गए क्यों थे शहरों में? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं था। गांव में रोजगार क्यों नहीं था? उसका कारण यह था कि आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऐसा बनाया कि बाबू लोग तय करेंगे कि कहाँ का कारखाना तैयार होगा। ये नुकसान हमारे नौजवानों का, किसान पुत्रों का नुकसान हुआ कि उनको शहरों में जाके जीना पड़ रहा, और जब ऐसी कोरोना जैसी आपत्ति आती फिर वापस आना पड़ रहा। ये रोजगार नहीं बना, इसका कारण ये कानून है।
इसका दूसरा नुकसान क्या रहा? दूसरा नुकसान ये रहा कि खेती के ऊपर प्रक्रिया करने वाले उद्योग नहीं बने, इसलिए वैल्यू एडिशन का जो लाभ किसानों को मिलने वाला था वो नहीं मिल सका। ये देखिए, जहाँ अन्ना हजारे हमारे भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि लोकपाल बिठाओ, तो मैंने कहा कि भाई चोर के ऊपर दूसरा मोर बिठाने से कोई मसला हल नहीं होगा। हमारे राजनेता इतने ताकतवर हैं कि वो लोकपाल को भी खरीद सकते हैं, हमारे न्यायाधीश को भी खरीद सकते हैं, हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए एक प्रशासक बिठा दिया उसके ऊपर, तो वो एक नौकर के दूसरा नौकर भ्रष्टाचार पकड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आप इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रद्द कीजिए, इस देश का 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। प्रशासकीय भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म करने का रास्ता जो है वो है ये लाइसेंस परमिट कोटा राज को समाप्त करना, यानी कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को समाप्त करना। तीसरा जो कानून है वो है जमीन अधिग्रहण कायदा। इसके बारे में साफ समझ लीजिए, पब्लिक पर्पस के लिए रास्ता है, अस्पताल है या कुछ और चीज़ है, उसके लिए अगर लैंड एक्विजिशन हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों का कोई विरोध नहीं। हमारा विरोध सबसे बड़ा ये है, हमारी ज़मीन आप नहीं लोगे और कारखानदार को दोगे। किसी को इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का है, इंडस्ट्री करना है, तो आए ना हमसे बात करें। अब शहर में अगर किसी को बुक स्टॉल डालना है तो वो जाके देखेगा ना कि कहाँ खाली है, वो मिलेगा कि आपने को, अपने रेंट का हिसाब लगाएगा, बात करेगा। वहाँ सरकार जाती है क्या? नहीं, कि भाई मेरे को बुक स्टॉल डालना है, सरकार ने उसका वो खाली जगह है तो उसको एक्वायर कर लो और मुझे वो दो। नहीं ना करते आप, फिर किसानों का क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं देखिए ये समझ लीजिए कि किसानों की जमीनें लेकर कारखानदारों को देना, इस व्यवहार से हमारा आक्षेप है। ये दलाली है, ये दलाली। देखिए, किसान को मुआवजा अच्छा मिल रहा है, सही बात है। 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद मुआवजा के बारे में ज़्यादा शिकायतें नहीं आती हैं, लेकिन लफड़ा है उसमें भी। उसमें लफड़ा ये है कि ज़मीन के ऊपर किसी को ज़्यादा और किसी को कम मुआवजा देने की व्यवस्था अभी भी बरकरार है। अब ये हमारे धर्मा पाटिल ने मंत्रालय में जाके सुसाइड किया, उसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों को ज़्यादा मुआवजा मिल गया और ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया तो इसको नहीं मिला। तो ये जो मैनेजमेंट है कि वो झूठ मूठ का बता देते हैं कि वहाँ पर नारियल के झाड़ थे, फला झाड़ थे और इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ये सब है उसमें त्रुटि। इसके बावजूद मेरा कहना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है कि किसानों की ज़मीनें लेके कारखानदारों को देना। किसान भी उद्योजक है, कारखानदार भी उद्योजक है, इन दोनों का एक दूसरों से व्यवहार होना चाहिए। इसमें सरकार ने नहीं पड़ना चाहिए। सरकार क्यों पड़ती है? क्योंकि उसको दलाली करने की है, उसको कारखानदारों से कुछ लाभ लेने होते हैं, इसलिए वो इस चक्कर में पड़ती है। उस चक्कर में से सरकार हट जाए, ये हमारा मुख्य सूत्र है। और भी है बहुत सारी बातें उसमें कि नुकसान भरपाई देने की, अगर आप रास्ते के लिए हमारी ज़मीन एक्वायर कर रहे हो तो हम ये सारे किसानों की एक कंपनी बनाइए और उनको लेने दीजिए टोल। आप टोल के लिए तो अलग कंपनी और किसानों को खाली मुआवजा, ये तो परमानेंट सोर्स हो जाएगा। अगर टोल का कुछ अगर उनको मिलेगा या रिटर्न्स भी बढ़ के मिल सकते हैं, उसमें कंपनी बनाने में उनको क्या दिक्कत है? एमएससी, ये जो औद्योगिक वसाहत बनाई जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का काम किसान कर सकेंगे ना। आप हमारी ज़मीन एकड़्स पे लेते हैं, हेक्टर्स पे लेते हैं और बेचते हो स्क्वायर फीट पे, स्क्वायर मीटर के ऊपर। अरे भाई, हम भी स्क्वायर मीटर पे बेचना चाहते हैं तो हम आपको पूरा डेवलप करके देते हैं, आप उसका लाभ किसानों को लेने दीजिए। सवाल इसमें का ये है कि सरकार की दखलंदाजी कहाँ कहाँ है। हम ये देख रहे हैं सरकार का नियंत्रण है, सीलिंग में है, आवश्यक वस्तु में है, जमीन अधिग्रहण में है। और आप बोल रहे हैं कि उदारीकरण हमारे पास नहीं आया, उदारीकरण का पता भी नहीं लगा। किंबहुना ये जो किसानों की आत्महत्याएं हैं
वो उदारीकरण के कारण नहीं, उदारीकरण के अभाव के कारण हो रही हैं। समझ लीजिए, उदारीकरण अगर गांव में आ जाता और 1990 में ये कानून खत्म हो जाते तो तुम्हारे को आज देश में एक बिल्कुल भिन्न परिस्थिति रहती। RCEP वहाँ के कॉन्फ्रेंस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री गए, 5-6 दिन तो चर्चा किए, 7वें दिन जब दस्तखत करने का टाइम आया तो वो लौट आए। क्यों लौट आए? क्योंकि वो कहने लगे कि हमारा देश को स्पर्धा में नहीं उतर सकता। क्यों नहीं उतर सकता? तुम्हारे कारण ही नहीं उतर सकता। तुमने वो निर्बंध रखे हैं किसानों के ऊपर। इस कारण एक बात साफ समझ लीजिए, सारे राजनीतिक दल किसानों के दुश्मन हैं। एक भी पार्टी उसमें अपवाद नहीं है। नेहरू जी, कांग्रेस ने ये कानून बनाए। अब ये मोदी सरकार आके 6 साल 7 साल हो रहे हैं और ये सरकार एक टर्म पूरी हो गई आपकी, आपने क्यों नहीं रद्द की है? आपसे सवाल ये पूछा जाएगा। क्योंकि इसके जो लाभ है ना, वो लाभ में आपका इंटरेस्ट है। आपको मैं बता दूं, ये जहाजों में का भ्रष्टाचार वगैरह तो बहुत मामूली सी चीजें हैं, लेकिन जब दालें आयात की जाती हैं, तेल आयात किया जाता है, इसमें जो घोल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो उनको चाहिए। इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अगर रद्द हो जाएगा तो सरकार का ये मलिदा जो है वो कम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि किसान विरोधी कानून जो है, सीलिंग, इसेंशियल कमोडिटीज, जमीन अधिग्रहण, ये कानून रद्द करने की हिम्मत 56 इंच की छाती में भी नहीं है, क्योंकि ये सरकार भी उसके लाभ लेती है। ये सरकार भी उसके पूरे लाभ उठा रही है। क्यों? कि अगर ये आप इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और सीलिंग एक्ट और ये खत्म करोगे तो आपको पता चलेगा आटे दाल का भाव क्या होता है। पूरा राजनीतिक चरित्र बदल जाएगा। और मैं तुमको बताना चाहूंगा कि ये कानून हम किसानों के हमदर्दी में, किसानों को लाभ मिले इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं इसलिए कि हमारा देश बलवान हो जाए। हमारे देश का सारी मुक्ति का रास्ता जो है वो वहां खंडित हुआ है। ये इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। बेसिक बात यह है कि वो किसान विरोधी कानूनों में अटकी हुई सारी चीजें हैं, और वहां से अगर आप मुक्ति का रास्ता खोल देते हैं तो पूरी सारी चीजें खुल जाती हैं। एक नया चरित्र उभर के सामने आता है। आज के राजनीति में हम लोग इसके दृष्टि से किसान पुत्र आंदोलन कुछ काम कर रहा है। किसान पुत्र आंदोलन कोई संगठन नहीं है। आप देखिए, लोग जो है ना हमेशा इसी तरीके से काम करते आए हैं, इसलिए हमारी तरफ भी उस तरीके से देखते हैं कि ये किसानों के कैवारी है। हम किसानों के कैवारी नहीं। हमको लगता है कि किसानों की आत्महत्या ये राष्ट्रीय आपत्ति है। जैसा कि आपने कोरोना के समय किया है, उसी तरीके से किसानों के आत्महत्या के लिए आप सब लोगों को सारे काम छोड़ के एक जगह बैठना चाहिए, और वो आपत्ति का हल जो है वो है किसान विरोधी कानूनों को समाप्त करना। ये हमारी साफ बात है। हम किसी के नेता बन के बात नहीं कर रहे। हम इस देश के समस्या का डायग्नोसिस किया है, वो हल बता रहे हैं कि वहां पर आपको जाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये मैं बता रहा था कि ये सारी संगठनाएं जो है ना, ट्रेड यूनियन की तरीके से किसानों की संगठनाएं चलती, ये मांगो वो मांगो, ये हमारा काम नहीं है। हमारे लिए सिर्फ सबसे प्रीशियस, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र चीज है वो है आजादी। हम किसानों की आजादी के लिए बात कर रहे हैं। किसान अगर मुक्त हो जाएगा तो हमारे देश का जो गाड़ा है, हमारे देश का रेल का इंजन जो है वो किसान है। वो इंजन दुरुस्त हो जाएगा तभी ये देश की रेलगाड़ी आगे चलने वाली है। अन्यथा ये गाड़ी आगे चलने नहीं। आप लाख डब्बों में आरक्षण की कोशिश कीजिए, डब्बे वहां के वहीं खड़े रहेंगे। ये गाड़ी अगर चलेगी तभी डब्बा चलने वाला है। और ये गाड़ी का इंजन जो है वो किसान है और वो फंसा हुआ है। उसको मुक्त करने की जरूरत है, उसको आजादी देने की जरूरत है। मैं बता रहा था कि किसान पुत्र आंदोलन कोई संगठन नहीं है। जिसको भी ये लगता है कि मैं किसान विरोधी कानून खत्म करने के लिए कुछ कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं,
प्रत्येक ने अपने आप से तय करना। कोई लिखने वाला है तो वो लिखे, बोलने वाला है तो बोले, जो कोर्ट में जाके वकीली करना चाहता है वो वकीली करे, जो प्रशासन में है वो 19 मार्च को उपवास करे, जो भी करना है वो करे। ये हमारा किसान पुत्र आंदोलन जो है वो संगठन नहीं है, ना इसमें कोई अध्यक्ष है, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोषाध्यक्ष है। हम लोग पैसे भी नहीं जमा करते। अगर आपको लगता है कुछ काम करना है तो अपने जेब में हाथ डालिए और अपना खर्च अपने आप उठाइए। अगर समझिए कुछ बड़े काम के लिए अगर आपको योगदान करना है तो आप कीजिए, लेकिन हम पैसे जमा करने वाले लोग नहीं हैं, हम पैसे जमा करके रखते भी नहीं हैं। तो ये अंतिम मुद्दा मैं बता दूं, हर पीढ़ी का एक काम होता है। गांधी के ज़माने में देश की आज़ादी का काम था, और मेरी और आपकी पीढ़ी का दायित्व ये है कि ये किसान विरोधी कानून समाप्त करके आज़ादी का रास्ता प्रशस्त करें। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस काम में शामिल होंगे।